अधिक मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी। इसके परिणाम स्वरूप जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब हम परंपरागत तरीके से खेती करने के बजाय आधुनिक तरीके से कृषि करने लगे तो उसी खेत से जो है पहले की अपेक्षा अधिक अनाज उत्पन्न होने लगा। यद्यपि अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों की ज़रूरत थी। पहले जब हम परंपरागत तरीके से कृषि करते थे तो इतनी हमें जो है खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, कीटनाशकों की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन आधुनिक तरीके से कृषि करने में हमें इन सब की अधिक आवश्यकता पड़ने लगी। अधिक उपज केवल अति उपज प्रजातियों वाले बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों आदि के संयोजन से ही संभव थी। भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। मतलब हमारे देश के समस्त राज्यों में सबसे पहले पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में किसानों ने आधुनिक तरीके से खेती करना शुरू किया था। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप और HYV बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया। अगर हम कहें तो जो किसान थे वो आधुनिक तरीके से जो है कृषि करना स्टार्ट कर दिए। वे उन्नतशील बीजों का प्रयोग करने लगे, रासायनिक खाद का प्रयोग करने लगे, कीटनाशकों का, और जो है आधुनिक यंत्रों की सहायता से आधुनिक तरीके से कृषि करने लगे। इनमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल गहाने के लिए मशीनें खरीदी, जिसने जुताई और कटाई के काम को तेज कर दिया। उन्हें इनसे गेहूं की ज़्यादा पैदावार प्राप्त हुई। पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। मतलब पालमपुर में जब परंपरागत तरीके से कृषि की जाती थी तो 1 हेक्टेयर में 1300 किलोग्राम गेहूं उत्पन्न होती थी। परंतु जब उन्नतशील बीज का उपयोग होने लगा तो वहाँ पर 1 हेक्टेयर में 3200 किलोग्राम गेहूं की उपज होने लगी। गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। किसानों के पास बाजार में बेचने को अब जो है अधिशेष गेहूं की काफ़ी मात्रा उपलब्ध थी पहले की अपेक्षा। आइए चर्चा करें। पहला पॉइंट है कि बहुविधि फसल प्रणाली और खेती की आधुनिक विधियों में क्या अंतर है। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुविधि फसल प्रणाली में एक ही समय में अनेक फसलें उत्पन्न की जाती है, परंतु आधुनिक विधि से खेती करने का तात्पर्य है कि आधुनिक उन्नतशील बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक, दवाइयों का प्रयोग तथा जो है आधुनिक यंत्रों का प्रयोग करके जो है कृषि करना आधुनिक विधि द्वारा कृषि कहलाती है। आगे है कि सारणी 1.2 में भारत में हरित क्रांति के बाद गेहूं और दालों के उत्पादन को करोड़ टन इकाइयों में दर्शाया गया है। इसे सारणी 1.2 दालों तथा गेहूं का उत्पादन करोड़ टन में दर्शाया गया है। ये जो रिकॉर्ड है वो स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर 2016 का है, जो आर्थिक एवं सांख्यिकी निर्देशालय, कृषि निगम और किसानों के कल्याण विभाग द्वारा जारी हुआ था। तो वर्ष 1965-66 में दालों का उत्पादन 10 करोड़ टन था एवं गेहूं का उत्पादन 10 करोड़ टन था। मतलब 1965-66 में हमारे देश में गेहूं और दाल समान मात्रा में उत्पन्न होते थे। 1970-71 में दाल 12 करोड़ टन तथा गेहूं का उत्पादन 24 करोड़ टन हो गया। 1980-81 में दाल का जो है उत्पादन 11 करोड़ टन जबकि गेहूं का उत्पादन 36 करोड़ टन तक पहुंच गया। 1990-91 में दाल 14 करोड़ टन जबकि गेहूं 55 करोड़ टन के करीब पहुंच गया। 2000-2001 के करीब दाल का उत्पादन हमारे देश में 11 करोड़ टन होता था जबकि गेहूं जो है 70 करोड़ टन तक पहुंच गया। 2010-11 में दाल 18 करोड़ टन जबकि गेहूं का उत्पादन 87 करोड़ टन तक हुआ। उसके पश्चात 2012-13 में दाल का उत्पादन 18 करोड़ टन और गेहूं का उत्पादन 94 करोड़ टन हुआ। 2013-14 में दाल का उत्पादन 19 करोड़ टन जबकि गेहूं का उत्पादन 96 करोड़ टन हुआ। 2014-15 में दाल का उत्पादन 17 करोड़ टन जबकि गेहूं का उत्पादन 89 करोड़ टन हुआ। 2015-16 में दाल का उत्पादन 17 करोड़ टन जबकि गेहूं का
उत्पादन 94 करोड़ टन हुआ। इस रिकॉर्ड से हमें स्पष्ट होता है कि गेहूं के उत्पादन में आधुनिक कृषि ने जो है बहुत तीव्र गति से वृद्धि हुई। आरेख बनाकर दर्शाना है कि क्या हरित क्रांति दोनों ही फसलों के लिए समान रूप से सफल सिद्ध हुई है। विचार विमर्श करना है। तो हरित क्रांति दोनों फसलों के लिए समान रूप से सफल सिद्ध नहीं हुई है। सफलता हमें जो है अभूतपूर्व गेहूं के क्षेत्र में मिला है। फिर आगे पॉइंट है कि आधुनिक कृषि विधियों को अपनाने वाले किसान के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी क्या होती है। तो उनको जो है उन्नतशील बीज चाहिए, रासायनिक खाद चाहिए, उर्वरक चाहिए और आधुनिक तरीके से सिंचाई की व्यवस्था चाहिए। जुताई के लिए ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है। तो ये सब उनके जो है कार्यशील पूंजी हैं। फिर है कि पहले की तुलना में कृषि की आधुनिक विधियों के लिए किसानों को अधिक नकद की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि पहले जो उनके जो है पूंजी हुआ करती थी वो उन्हें उपलब्ध हुआ करती थी और अब जो है उनको बीज भी खरीदना रहता है, उर्वरक भी खरीदना रहता है और उनको जो है जुताई के लिए भी जो है ट्रैक्टर की व्यवस्था करनी रहती है। तो पहले की अपेक्षा अब जो है किसानों को अधिक नकद की ज़रूरत पड़ती है। आगे बताया गया है कि खेत पर जाने के पश्चात अपने क्षेत्र के कुछ किसानों से बातें कर यह मालूम कीजिए कि आधुनिक या परंपरागत या मिश्रित खेती की इन विधियों में किसान किसका प्रयोग करते हैं। ये सभी यहाँ पे जो पूछा गया है ये आप सभी को करना है। आगे है कि क्या भूमि यह धारण कर पाएगी। क्या भूमि यह धारण कर पाएगी? भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, अतः इसका सावधानीपूर्वक प्रयोग करने की ज़रूरत है। वैज्ञानिक रिपोर्टों में से यह संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों से प्राकृतिक संसाधन आधार की अति उपयोग किया गया है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है। इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग से भौम जल स्तर कम हो गया है। मिट्टी की उर्वरता और भौम जल जैसे पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं। एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन है। कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी है। मतलब जो हमारी भूमि है वो प्राकृतिक संसाधन है और उसे सावधानीपूर्वक हमें जो है उसका प्रयोग करना है। वैज्ञानिकों की रिपोर्टों से यह जो है विदित होता है कि जो आधुनिक कृषि प्रणाली है उससे संसाधन का बहुत अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप जो उर्वरक का प्रयोग किया जाता है उससे मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है और नलकूप द्वारा सिंचाई करने से भूमिगत जल जो है वो भौम जल का स्तर बहुत ही कम होता जा रहा है। मिट्टी की उर्वरता कम होती जा रही है और पर्यावरण पर दूषित प्रभाव पड़ रहा है। तो हमें पर्यावरण की देखभाल भी करनी चाहिए। यहाँ पर कुछ सुझाई गई क्रिया है जो आपको पढ़ना है, करना है। मेन यहाँ पर है कि पालमपुर गांव कृषि भूमि का वितरण। जो पालमपुर गांव है वहाँ पर कृषि भूमि का वितरण इस प्रकार है। मतलब कुछ किसानों के पास तो बहुत बड़े बड़े क्षेत्र हैं और परंतु कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास बहुत छोटे छोटे क्षेत्र हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन मिट्टी उन्हें लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती। वे मिट्टी से निकलकर भौम जल, नदियों और तालाबों को प्रदूषित करते हैं। रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं और सूक्ष्म अवयवों को नष्ट कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रयोग के कुछ समय पश्चात मिट्टी पहले की तुलना में कम उपजाऊ रह जाएगी। जो रासायनिक उर्वरक होते हैं वो पानी में घुल करके जो पौधे होते हैं उनको तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं, परंतु मिट्टी में वो लंबे समय तक जो है उसमें नहीं रह सकते। मिट्टी उनको लंबे समय तक स्वयं से बांध कर नहीं रख सकती है। वो जो है नदियों के जल में जाके मिल जाते, वर्षा के जल द्वारा जो है बह जाते हैं। तो वो जो है प्रदूषण उत्पन्न करते हैं और जो मिट्टी रहती है उसका जो उपजाऊपन जो है पहले की अपेक्षा में बहुत कम हो जाता है। देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग जो है पंजाब में किया जाता है। रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग ने मिट्टी की गुणवत्ता को कम कर दिया है। पंजाब के किसानों को पहले का उत्पादन स्तर पाने के लिए अब अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरकों और अन्य आगतों का प्रयोग करना पड़ता है। इसका मतलब है कि वहाँ खेती की लागत बहुत कम है, बहुत बढ़ गई है। जो पंजाब का क्षेत्र है वहाँ पर जो है रासायनिक खाद का यूज ज़्यादा होने लगा है, जिसका परिणाम यह हुआ कि अब वहाँ पर
पहले की तरह जो है उत्पादन प्राप्त करने के लिए जो किसान हैं वो अधिक से अधिक उर्वरक प्रयोग कर रहे हैं, जिससे वहाँ में जो खेती का उर्वरता है वो बहुत तेज़ी से कम होता जा रहा है और वहाँ के किसानों की जो लागत है वो तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। अगला टॉपिक है पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। आपने यह जान लिया होगा कि खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश खेती के काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग एक तिहाई अर्थात 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, जो अधिकांशतः दलित हैं। मतलब पालमपुर में 450 परिवार रहते हैं, उसमें से उसका एक तिहाई 150 परिवारों के पास खेती ही नहीं है और वे जो है दलित वर्ग से बिलोंग करते हैं। आगे बाकी परिवारों में से 240 परिवार जिनके पास भूमि है, लेकिन वो जो है 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं। 450 परिवारों में से 150 के पास तो खेती है ही नहीं और 240 जो परिवार हैं उनके पास 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे टुकड़ों वाले खेत हैं। भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के परिवारों को पर्याप्त आमदनी नहीं प्राप्त होती, क्योंकि क्षेत्र कम है और इससे उनका जो है भरण पालन नहीं हो पाता है। 1960 में कृषक गोविंद के पास 2.25 हेक्टेयर अधिकतर असिंचित भूमि थी। गोविंद अपने 3 पुत्रों की मदद से इस भूमि पर खेती करता था। यद्यपि वे बहुत आराम से नहीं रह रहे थे, लेकिन परिवार अपनी एक भैंस से होने वाली कुछ अतिरिक्त आय के द्वारा अपना गुजारा कर रहा था। गोविंद की मृत्यु के कुछ वर्ष पश्चात यह भूमि उसके तीनों पुत्रों के बीच बांट दी गई। प्रत्येक के पास अब केवल 0.75 हेक्टेयर भूमि का टुकड़ा था। मतलब अब उनका जो क्षेत्र था वो बहुत कम हो गया, क्योंकि गोविंद के तीनों पुत्र जो है उस क्षेत्र को 3 भागों में बांट लिए थे। परंतु अब बेहतर सिंचाई व्यवस्था और खेती की आधुनिक विधियों के बावजूद गोविंद के बेटे अपनी जमीन से गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। वर्ष के कुछ भाग में उन्हें कुछ अतिरिक्त कार्य भी ढूंढना पड़ता है। यहाँ पे चित्र डाला 1.5 चित्र, इसमें बताया गया है कि आप एक गांव के चारों ओर बिखरे हुए भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को देख सकते हैं। इन पर छोटे किसान खेती करते हैं। दूसरी ओर गांव के आधे से ज़्यादा क्षेत्र में काफ़ी बड़े आकार के प्लॉट हैं। पालमपुर में मझोले और बड़े किसानों के 60 परिवार हैं जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं। कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर या उससे अधिक भूमि है। यहाँ पर चित्र के माध्यम से दर्शाया भी गया है कि मैक्सिमम किसानों के पास जो है बहुत छोटे छोटे क्षेत्र हैं, परंतु कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे अधिक तक क्षेत्र हैं। तो पालमपुर गांव में भी जो खेत का वितरण है, भूमि का वितरण है, वो असमान तरीके से है। यहाँ पर चित्र के माध्यम से खेत में फसलों की कटाई और खेती की जुताई, कीटनाशक का छिड़काव, बीज की बुआई, परंपरागत से खेती की जुताई एवं आधुनिक तरीके से खेती की जुताई को दर्शाया गया है। आगे चर्चा है कि क्या तुम छोटे किसानों द्वारा खेती में प्रयुक्त भूमि को छायांकित कर सकते हो। यहाँ पर आगे किया भी गया है। किसानों के इतने अधिक परिवार भूमि के इतने छोटे प्लाटों पर क्यों खेती करते हैं। भारत में किसानों और उनके द्वारा खेती में प्रयुक्त भूमि का वितरण दिया गया है, इसकी चर्चा भी करनी है। तो चलिए देखते हैं कृषि क्षेत्र और कृषकों का वितरण। यहाँ पर कृषि क्षेत्रों हैं सीमांत एवं छोटे कृषक, इधर हैं मझोले और बड़े कृषक। सीमांत एवं छोटे कृषक को डार्क कलर से दर्शाया गया है और लाइट कलर से मझोले और बड़े कृषक को दर्शाया गया है। कृषि क्षेत्र जो है सीमांत एवं छोटे कृषक के लिए 55.40% है, वहीं पर मझोले और बड़े कृषक के लिए 44.60% है और कृषकों की संख्या मझोले और बड़े कृषक जो है वो 15% ही हैं, जबकि सीमांत एवं छोटे कृषक जो है वो 85% है। मतलब अधिक किसानों के पास जो है बहुत कम क्षेत्र है कृषि के लिए, परंतु
बहुत ही कम किसानों के पास बहुत अधिक क्षेत्र है, जो 2 हेक्टेयर से लगभग 10 हेक्टेयर के बीच तक जो है उनके पास क्षेत्र पाए जाते हैं। यहाँ पर है कि पॉकेट बुक ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स 2015 एवं स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर 2015 कृषि सहयोग एवं किसानों के कल्याण विभाग द्वारा ये आंकड़ा बताया गया है। आगे है कि चर्चा करें, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि पालमपुर में कृषि भूमि का वितरण असमान है? तो स्पष्ट है यहाँ पर कि पालमपुर में जो है कृषि क्षेत्र का वितरण असमान है। क्या भारत में भी ऐसी ही स्थिति है? बिल्कुल। गांव में जो है जो बहुत ऐसे किसान हैं जिनके पास जो है बहुत कम भूमि है, और कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनके पास जो है 10 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर या फिर जो है 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा की भूमि उपस्थित है। हमारा टॉपिक है श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। खेती में बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। इस तरह वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं। मझोले और बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर लगाते हैं। मतलब जो छोटे किसान होते हैं वे अपने खेतों में जो है खुद ही परिश्रम करके श्रम की व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन जो मझोले और बड़े किसान होते हैं वे श्रम के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर लगाते हैं। तो यहाँ पर श्रम की व्यवस्था को बताया गया है। आगे दिया गया है कि आइए चर्चा करें। खेतों में किए जाने वाले कार्यों को चित्र 1.6 में पहचानिए तथा इनको उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चित्र 1.6 देखिए, यहाँ पर किसानों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यों को चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है, जिनको आपको पहचानना है तथा उन्हें एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करना है। फिर आगे बताया जा रहा है कि खेतों में काम करने के लिए श्रमिक या तो भूमिहीन परिवारों से आते हैं या बहुत छोटे प्लाटों में खेती करने वाले परिवारों से। खेतों में काम करने वाले श्रमिकों को की उगाई गई फसल पर कोई अधिकार नहीं होता जैसा किसानों का होता है, बल्कि उन्हें उन किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है जिनके लिए वे काम करते हैं। मतलब जो श्रमिक होते हैं वो या तो भूमिहीन होते हैं या फिर उनके पास भूमिहीन होती भी है तो बहुत कम भूमि होती है, और जिस खेत में वो कार्य करते हैं उसके फसल पर उनका कोई अधिकार नहीं होता। उन्हें किसानों द्वारा मजदूरी प्राप्त होती है, और वो मजदूरी या तो नगद हो सकती है या फिर अनाज के रूप में, और कभी कभी उनको भोजन भी प्राप्त होता है। और उस क्षेत्र के आधार पर, फसल के आधार पर और उनके कार्य के आधार पर जो उनकी मजदूरी होती है वो अलग अलग होती है। रोजगार की अवधि में भी काफ़ी भिन्नताएं होती हैं। खेत में काम करने वाले श्रमिक या तो दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं या उन्हें कार्य विशेष जैसे कटाई या पूरे साल के लिए काम पर रखा जाता है। मतलब यहाँ पर समझाया गया है आपको कि जो श्रमिक होते हैं या तो उन्हें जो है किसान दैनिक आधार पर रखते हैं कि मतलब रोज़ कार्य कीजिए और रोज़ का अपना जो है डेली का अपना मजदूरी प्राप्त कीजिए, या फिर उन्हें एक विशेष कार्य के लिए कि मतलब आपको इतना गेहूँ काटना है, इतना कार्य करना है, इस हिसाब से जो है रखा जा सकता है। फिर आगे बताया गया है, आगे देखने से पहले हम सभी जो है दो किसानों के बीच के दो श्रमिकों के बीच की जो है कन्वर्सेशन को पढ़ेंगे। चलिए हम सभी दो श्रमिकों के बीच की बातचीत को पढ़ते हैं। आजकल काम मिलना कठिन है, केवल बड़े किसान ही हमें रखते हैं और वह भी बहुत कम दिनों के लिए। घनश्याम एक बड़ा किसान है और उसने अभी अभी एक हार्वेस्टर खरीदा है, इसलिए इस वर्ष कटाई के मौसम में हमें और भी कम काम मिलेगा। पिछले वर्ष पूरे मैंने वर्ष में 5 माह से भी कम कार्य किया था। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो किसान बड़े होते हैं वही जो है परिश्रमिक को रखते हैं, श्रमिकों को, और वो भी कम समय के लिए रखते हैं। फिर जो है बताया जा रहा है कि मतलब हार्वेस्टर खरीदा गया है और ट्रैक्टर है, इन सब की वजह से जो है उनके कार्य जो है आसानी से हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम सभी को कम समय के लिए भी काम मिलता है। पिछले वर्ष तो हम पूरे वर्ष में जो है 5 महीने ही काम किए थे। फिर ये परिश्रमिक बोलता है कि हमारे पास जुताई के लिए ट्रैक्टर, कटाई के लिए हार्वेस्टर तथा गहाई के लिए थ्रेसर है। यहाँ तक कि खरपतवार को साफ करने के लिए कुछ किसान खरपतवार नाशकों को भी छिड़कते हैं। फिर ये जो है लेडी परिश्रमिक बोलती है कि इस वर्ष मुझे
मुझे रायगंज में ईंट भट्टे पर काम की तलाश करनी पड़ेगी, क्योंकि जब काम नहीं मिलेगा तो उनको जीवन यापन करने के लिए कोई न कोई कार्य तो तलाशना ही होगा। फिर ये परिश्रमिक बोलता है कि मुझे स्थानीय साहूकार को 2,000 रुपये देने हैं। मतलब जो हमारे यहाँ का साहूकार है उससे मैंने कर्ज वर्ज लिया था, तो मुझे 2,000 रुपये देने हैं। मैंने पिछली गर्मियों में 1,000 रुपये लिए थे जब खेतों में काम नहीं था। मैं इसे कैसे चुकता कर पाऊँगा? मैं 2 वक्त के भोजन के लिए भी कठिनाई से कमाता हूँ। मतलब इसकी प्रॉब्लम है कि उसने जो है एक साहूकार से पैसे लिए थे और अब तो उसे जो है 2 वक्त के भोजन के लिए भी जो है कठिनाई से कमाना पड़ता है, तो वो जो है अपना कर्ज कैसे चुकता करेगा। तो ये लेडी परिश्रमिक बोलती है कि मेरी स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, पिछले कर्ज के कारण साहूकार मुझे ऋण देने से मना कर देते हैं। तो यहाँ पर हम सभी ने इन दोनों के कन्वर्सेशन के थ्रू समझा कि परिश्रमिकों की क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। डाला पालमपुर में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है। इसका मतलब है कि उसे लगातार काम ढूंढते रहना पड़ता है। मतलब जो डाला है वो पालमपुर का एक ऐसा मजदूर है जिसे जो है डेली जो है मजदूरी करनी पड़ती है और उसे जो है डेली जो है अपने कार्य को ढूंढना पड़ता है। सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन 300 रुपये ये मार्च 2017 निर्धारित किया गया था, लेकिन डाला को मात्र 160 रुपये ही मिलते हैं। मतलब सरकार ने तो काम करने वाले श्रमिकों के लिए 300 रुपये जो है निर्धारित कर दिए हैं, परंतु डाला को जो है दैनिक मजदूरी करने पर एक दिन का 160 रुपये ही मिलता है। पालमपुर में खेतिहर श्रमिकों में बहुत ज़्यादा स्पर्धा है। मतलब जो श्रमिक हैं उनके बीच कंपटीशन रहती है काम प्राप्त करने को लेकर, इसलिए लोग कम वेतन में भी काम करने को सहमत हो जाते हैं। मतलब जब उनको कार्य नहीं मिलेगा तो वो कैसे अपनी जीविका चला सकते हैं, इसीलिए वे जो है कम वेतन पे भी काम करने के लिए सहमत हो जाते हैं। डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करता है, जो कि एक अन्य खेतिहर श्रमिक है। डाला और रामकली दोनों गांव के निर्धनतम व्यक्तियों में से एक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो कन्वर्सेशन पढ़ा था, ये डाला और रामकली के बीच के कन्वर्सेशन को हम लोगों ने पढ़ा था। अब आगे है कि आइए चर्चा करें।